बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की सही खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, हम जहाँ पर भी बैठते हैं 2, 3, 4 ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे बहुत ही पसंदीदा होते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा पॉलिटिक्स का है और सियासत में जिसके भी हम साथ हों, जिसके भी मुखालिफ हों, बड़ी गर्मजोशी के साथ उस पर बहस करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन इसके बाद जो पसंदीदा तरीन मौज़ूआत में चीज़ सामने आती है वो हमारी रियल एस्टेट के हवाले से होती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से होती है। हम एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में किसने प्लॉट लिया है, वहाँ पर रेट क्या चल रहा है, कौन सी जगह डेवलप हो रही है, कौन सी आगे जा रही है, कौन सी पीछे जा रही है। क्योंकि एक तवील अरसे से हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रियल स्टेट में हो रही है, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हो रही है। एक आम आदमी भी ये सोचता है कि उसकी थोड़ी बहुत तनख्वाह है तो अगर किस्तों के ऊपर कहीं उसको प्लाट मिल रहा है तो वो फ़ाइल ले ले, वो फ़ाइल मैच्योर होगी, उसके पास, उसके बच्चों के पास एक प्लाट आ जाएगा। लेकिन कुछ अरसे से रियल स्टेट के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है रियल स्टेट के लिए कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। इससे पहले भी जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे तो रियल स्टेट के ऊपर एक बुरा वक्त आया था। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगने की बात हुई थी और उस वक्त भी यही बात की जा रही थी जो मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ कि बाहर से आने वाली सरमायाकारी उड़ गई थी। लोगों ने कहा था कि ये सरमायाकारी सारी की सारी दुबई जा रही है और वहाँ पर कोई इसहाक डार साहब के बेटे की बात की जाती थी। सच क्या था, गलत दुरुस्त क्या था, गलत क्या था, अफवाहें क्या थी, वो सारी अपनी जगह पर हैं। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल यही है। अभी ये खबरें आ रही हैं कि रियल एस्टेट पर और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया जाए और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि IMF का दबाव भी अपनी जगह पर मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आप जायदाद के अंदर इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करते हैं इसको बिल्कुल उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह आप कारोबार के अंदर सरमायाकारी करते हैं। अब आपके प्लॉट जो होंगे उसको भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन में उसी तरह लेकर आएंगे और इसके साथ साथ गेन टैक्स, अगरचा गेन टैक्स पहले भी लगा हुआ है लेकिन उसकी शरह बदलने के हवाले से इसके साथ साथ जो आपकी DC वैल्यू है उसको बदलने के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी दूसरी बातें की जा रही हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कम से कम पिछले 2 बरसों से स्टक पड़ा हुआ है। स्टक आप देखिएगा, पिछली हुकूमत ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी का भी पॉलिटिकल मुकाबला नहीं है, मुकाबला सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के हवाले से है। पिछली हुकूमत ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए थे, ये कहा था कि आप काला धन भी लेकर आ जाएं, आपसे FBR भी नहीं पूछेगा, आप यहाँ पर पैसा लगा दें, वो अपनी जगह पर था। लेकिन अब मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसके नतीजे में तेज़ी के साथ प्लॉटों की कीमतें नीचे आ रही हैं। अब आम आदमी के नज़र से मैं देखूं तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, प्लॉट सस्ते हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कारोबार के हवाले से देखेंगे तो ये लोगों का सरमाया उसी तरह डूब रहा है जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में लोगों के सरमाए के डूबने की बात करते हैं। वो प्लॉट या वो फाइल जो किसी ने 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख में ली थी वो आधी कीमतों पर जा रही है। ये एक तशवीशनाक बात है क्योंकि इसके नतीजे में लोगों की सरमायाकारी न सिर्फ डूब रही है बल्कि आगे भी लोगों को इंसेंटिव नहीं मिल रहा कि वो यहाँ पर सरमायाकारी करें। जब वो यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर कहीं सरमायाकारी को देखें और हमारे बहुत ही करीब दुबई के अंदर बड़ी आसानी के साथ आपको सरमायाकारी वो बुलाते हैं, लुभाते हैं, कहते हैं आएँ हमारे पास वहाँ पर। तो इस वक्त भी एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन 2 बरसों में, 3 बरसों में कोई 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हुई है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट को आप कितना आप इसको फैला सकते हैं। हर जगह एक हाउसिंग सोसाइटी खंभियों की तरह यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। कहाँ से आप इतना इन्वेस्टर लेके आएंगे जो इन तमाम जगहों पर ख़रीदारी कर सकेगा। और इससे भी जो खौफनाक पहलू है वो ये है कि जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं, जब आप हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, ये ठीक है 40 इंडस्ट्रियाँ चला रहा है, ये एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, अखबारात में भी वो छपी है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये इसके साथ साथ हमारी ज़राअत को खा रहा है, ये हमारी तमाम बाकी इंडस्ट्री को खा रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारखानादार बाज आ गए, फैक्ट्रियाँ गिराई, हाउसिंग सोसाइटी बना ली।
कैसे चलेगा ये सारा कुछ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत क्या करने चाह रही है, अभी तक कन्फ्यूजन है, कुछ पता नहीं है। हुकूमत को इस सिलसिले में पॉलिसी वाज़ेह करनी होगी, क्या करना होगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनल पर हमारे शुरा मौजूद हैं, इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि अपने फील्ड की अथॉरिटी हैं, वो बेहतर तौर पे इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, जानते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हम सब के लिए बहुत ही जाना पहचाना चेहरा मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक हसरत। मैं साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। आप जी साबिक सदर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के, और बेहतर तौर पे चीज़ों को रिक्वायरमेंट को समझते हैं। आज ही एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसकी डिटेल में भी जाता हूँ, लेकिन अशरफ मेहताब साहब को भी तारुफ करवाता चलूँ। चीफ रिपोर्टर हैं नई बात के, और अशरफ साहब जो हैं इकॉनमी के हवाले से रबा सदी से ज़्यादा का तजर्बा रखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ बहुत ही मैं मशकूर हूँ डॉक्टर कामरान फजल का। आप CEO हैं तकमील स्क्वायर DHA बहावलपुर के, और एक बड़ा मनसूबा है आप साहब ने, हमने इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एडवर्टीजमेंट देखी थी। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और जब मैं रियल एस्टेट की तरफ जाता हूँ तो इसके साथ साथ मैं कंस्ट्रक्शन की भी बात करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी बहुत महंगा हुआ, सीमेंट महंगा हुआ, सरिया महंगा हुआ, अब ये वापस आना शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ है, किस तरह चल रहा है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में कि रियल एस्टेट का फ्यूचर है क्या। आपने जो प्लॉट लिए हुए हैं उनकी कीमतें कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, रिवाइवल होने जा रहा है या मज़ीद तबाही होने जा रही है, ये सारा कुछ सबसे पहले मेजर साहब आपने बताना है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट इन द बिगनिंग जो चंद एक सवालात जो है उठाए गए हैं इस प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ कि ब्रीफली मैं उनके बारे में जो है ना वो आपको जो है ना अपनी जो गुजारिशात है वो पेश करूँ। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, ये ऐसा बिज़नेस नहीं है कि इसको जो है ना गवर्नमेंट क्रश करने की कोशिश करे, सही, या ये ऐसा बिज़नेस नहीं है जो खुदा न खास्ता मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये ऐसा बिज़नेस नहीं है जो कि लोगों को रोज़गार ना देता हो और बर्डन हो लोगों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि बाकी मुल्कों में अगर इसको बहुत बड़ा एसेट बना दिया लोगों ने, वो उसको लोगों को इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो है ना नेशनलिटी भी दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि लोग उनके पास आएँ और वहाँ के इन्वेस्ट करें। हम लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हरासमेंट भी है और फिर हार्श जो टैक्सेशन है वो भी है, और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही कोई। हर साल इस बजट के आने से पहले लोग खौफ में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं इस दफ़ा क्या होने जा रहा है, और फिर एक ये कंसेप्ट बन गया है कि जो रियल ट्रेड जो है इसमें काला धन है, इसमें सफ़ेद धन है, इसमें दूसरा धन है। देखिए बाकी जो कारोबार हैं, बाकी जो पेशे हैं, उनकी तरह ये भी एक पेशा है, और अगर खुदा न खास्ता इसके साथ को अगर गलत प्रैक्टिस हो रही है तो गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट करे। हम बार बार उनको कहते हैं जो रियल ट्रेड का काम करने वाले लोग हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बशर्ते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो और वो एज फेयर हो विद रियल एस्टेट एज विद अदर इंडस्ट्री। और तीसरा ये है कि रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसको बनाया जाए। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाना सूबों का काम है, और मैं ये बड़ा हैरान होता हूँ कि 75 साल में 76 साल में हमारी तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं गई दुनिया में, बल्कि इंडिया में भी आप देख लें पिछले वहाँ 55-60 साल से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, ताकि जो लोगों का सरमाया है जिसकी आपने बात की कि खुम्बों की तरह सोसाइटियाँ उग रही हैं, वो इसलिए उग रही हैं कि उनका कोई जो है ना पूछने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं। जो एक आदमी जो है वो 500 कनाल ज़मीन खरीदता है और 50,000 फाइन भेज देता है, उसको चेक करने वाला कोई अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई ऐसा जो है ना आपने सिस्टम बनाया है, इन बिल्ड सिस्टम, जिसके तहत हमारे इन्वेस्टर को जो है ना प्रोटेक्शन दी जा सके। और सबसे इसका जो खौफनाक पहलू ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी का हो रहा है। अच्छा। अमीर सबसे ज्यादा जो फाइल खरीदता है खरीद आदमी होता है, जो फाइल वो अपनी सारी बचत, क्योंकि उसके पास प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं होते, वो समझता है मैं फाइल खरीदूंगा, किस्तों में पैसे देता रहूंगा, बाद में एक प्लॉट मैं नहीं तो चलो 10 साल बाद मेरे बच्चे जो हैं आने वाले उस पर एक उनका एक एसेट बन जाएगा। तो ये वाकई ये जो फाइल खरीदता है ये इन्वेस्टर के साथ साथ गरीब आदमी भी होता है। इन्वेस्टर तो खरीदता ही है सबसे ज्यादा गरीब, और इन्वेस्टर जो भी है वो अमीर है या गरीब है, हमें सबके लिए रूल रेगुलेशन बनानी चाहिए। नंबर 1 मेरी जो मोस्ट आई वुड से कंसिडर्ड ओपिनियन है वो ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के बगैर ये लूटमार जारी रहेगी, ये जुल्म ज्यादती जारी रहेगी, ये पैसे की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये सब किस किस्म की हो, क्या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रीरा जो दुबई में भी है, जो इंडिया में भी है, जो दुनिया के हर मुल्क में है। मैं लाहौर की अगर बात करूं, या गुजरांवाला की बात करूं, या फैसलाबाद की बात करूं, LDA है, FTA है, GDA है ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी इन दैट सेंस नहीं है। अच्छा, नहीं, वो सारे पहले वो तो सिर्फ आपके अप्रूवल की हद तक है, अप्रूवल के बाद उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है।
हमारे अलग से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो कि सारे के सारे जो प्रोमिस किए हैं डेवलपर ने, आप एक फाइल भेजते वक्त दुनिया जान की खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं, वीडियो दिखा वो देते एक हैं, गेट बना देते हैं, गेट के अंदर क्या है उसको पता ही नहीं चलता। ये बड़ा मसला बना हुआ जो कुछ उसने प्रॉमिस किया है, जो स्टैंडर्ड उसने लोगों के साथ जो है ना वो सामने रखा है, और जिस क्वालिटी के डेवलपमेंट उसने प्रॉमिस किया है उसको मेजर साहब आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर रियल्टर्स के ऊपर एक और अथॉरिटी बनाने की, एक थानेदार बिठाने की बात कर रहे हैं। आप अपने ऊपर अपने खिलाफ बात कर रहे हैं, आप अपने खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं जो आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं अपने जो वली भाई, मैं जो आपको ना जो बात बताने तो मुझे भी वो रेगुलेट करे, मुझे पाबंद करे कि मैं 2 नंबर स्कीम में प्लॉट ना बेचूं, मुझे वो पाबंद करे कि मैं जो बोगस स्कीम है उसकी फाइलें ना बेचूं, मुझे वो पाबंद करे कि मैं पहले वेरीफाई करूं कि इसके पास प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं है, तो वो मुझे पाबंद करे। और एट द सेम टाइम जब वो मैं उस चीज़ का पाबंद होने के लिए तैयार हूं तो गवर्नमेंट जो मेरा कमीशन है उसको लीगल कवर दे। 2% कमीशन सारी दुनिया में कहीं 4% है, 3% है, मिनिमम 2%, वो मुझे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मिले, मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। 2% आप लीगल कर दें, लेकिन आप लेते 1% ही हैं। नहीं सर, क्यों? जब आप सब चीजें उससे मनवाएंगे और टू द एक्सटेंट के वहाँ लाभ के मुद्दे में ये है कि 2 नंबर जो स्कीम बेचेगा उसको जेल भी होगी और उसको जुर्माना भी होगा। तो सिर्फ नैब ही मेरे ख्याल रह जाता है, जो नैब ही है, नैब पे जाना पड़ता है। और नैब का भी पीछे में उसने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उसमें साथ जो माल बना वो भी एक ईडन से लेके एक लंबी कहानी है मेरे पास, वो अलग सारी की सारी कहानी है। आप ये कह रहे हैं, आप ये बाकायदा मुतालबा कर रहे हैं कि इसको प्रोटेक्शन, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो ये खुम्बियों की तरह हर जगह गेट लगा के बनाते चले जा रहे हैं, पता चले। बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें हैं तबाह बर्बाद हो रही हैं। अगर हमने किसी चीज़ को प्रमोट करना है, गरीब आदमी को छत देनी है, तो हमें अपार्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वर्टिकल जो एक्सपेंशन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा ताकि ज़रख़ीज़ ज़मीनें भी बच जाएँ। और ऐसा कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आए लोअर मिडिल क्लास के लिए कि उनको 10 साल की किस्तों के ऊपर जो है ना वो 1 बेड 2 बेड के घर मिले, भले वो शहर से दूर हों लेकिन वहाँ तक ट्रांसपोर्ट दे दें, बाकी फैसिलिटी दे दें, और बड़े शहर बन जाएगा। आने वाले वक्तों में नया शहर बन जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल उनको भी 40-50 लाख में 2 बेड मिल जाएंगे और ये उसका मसला है। चले, मैं बीच वाला जो असल सवाल था वो बीच में ही रह गया, लेकिन मैं जो है थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर कामरान साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ तो जो आम आदमी उस पर खुश हो रहा है, वो कह रहा है प्लाट सस्ते होते चले जा रहे हैं। अगर जो इसमें इन्वेस्टर का, गरीब आदमी का बड़ा नुकसान भी है, लेकिन वो कह रहे हैं प्लाट सस्ते होते चले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो मटीरियल है वो सस्ता होता चला जा रहा है, सरिया सस्ता हो गया, सीमेंट सस्ता हो गया, वो तो खुश है। मैं इस पर आपको थोड़ा जवाब दूंगा। इसमें मेरा एक कमेंट है जी, जो अभी मेजर साहब ने पहली बात की रेगुलेटर को लेके, उसमें 2-3 गुजारिशात हैं, जिसमें जो दुबई में रीरा है उसके 3 से 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू वो सारे के सारे डेवलपर्स को, ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर को और कस्टमर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसमें पहला है कि वो डेवलपर को बगैर एस्क्रो के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करने देता, जिसका मतलब ये है 2008 के क्रैश के बाद जिसमें दुबई एक दफ़ा बिल्कुल बैठ गया था, तो उन्होंने अपनी नई रेगुलेशन लाई। जिस तरीके से हमारे यहाँ रियल एस्टेट के हालात हैं ऐसे ही हालात दुबई में गुजर चुके हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्होंने नए प्रिंसिपल्स लॉन्च किए। उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बाउंड किया, उन्होंने अपने डेवलपर को भी बाउंड किया, और उस डेवलपर को उन्होंने कहा कि आप एस्क्रो के बगैर काम नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक प्रोजेक्ट को बनाने के 40% फंड आपने कहीं पे एस्क्रो में गवर्नमेंट के साथ बाउंड नहीं किए, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसकी मार्केटिंग और सेल स्टार्ट नहीं कर सकते। ये एक सिंगल स्टेप, यानी कि पहले आपकी 40% अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सारा लोगों से जमा करके जीरो से शुरू कर दें। नहीं जी, आपकी 40% इन्वेस्टमेंट खाली नहीं है, आपकी प्लॉट पहले बाय करेंगे, प्लॉट बाय करने के बाद कंस्ट्रक्शन की 40% अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये 2 शिकों के बाद आपको मार्केटिंग की और डेवलपमेंट की इजाज़त देते हैं। वो ये कहते हैं कि 2 में से एक शर्त चूज़ कर लें, या 40% डेवलपमेंट कर दें या 40% हमारे अकाउंट में डाल दें, तब आप पहला रुपया मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। ये है उनकी सबसे पहली शर्त। इसी वजह से जो रैंडम डेवलपर था, जो सिर्फ ब्रोशर दिखा के पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो उस मार्केट से वॉश आउट हो गया। अब बड़ा इन्वेस्टर आता है, साइजेबल इन्वेस्टर आता है, और डिलीवरी के ऊपर भी उन्होंने एक मैंडेटरी चीज़ रखी हुई है। दूसरा पार्ट ये है कि कोई किस्म का मार्केटिंग कोलैटरल रीरा से अप्रूवल के बगैर पब्लिश नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने एक मैंडेटरी काम किया हुआ है। तीसरा उन्होंने जो किया हुआ है, उन्होंने टाइमलाइन ऑफ डिलीवरी ऑफ डेवलपर पे भी उन्होंने पेनल्टीज पोज की हुई हैं। अच्छा, अगर आपने 3 साल में चीज़ देनी थी, अगर आपने 3 साल में नहीं दिया तो 4 साल में क्या पेनल्टी होगी, 5 साल में क्या होगा, और फिर अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट टेक ओवर हो जाएगा। ये इतनी सख्त रेगुलेशन के बाद कस्टमर प्रोटेक्ट हो रहा है। उसी के साथ उन्होंने ना सिर्फ ये काम किया, जो ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, उसमें एक फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड फॉर्म एफ है।
ये 3 फॉर्म्स पे जब फॉर्म एफ फाइनल ट्रांजैक्शन का फॉर्म है, इसके बदले क्या होता है कि उसके अंदर ब्रोकर का कमीशन लिखा जाता है, आप वो कमीशन दिए बगैर ट्रांजैक्शन मैच्योर नहीं कर सकते। सो हर लेवल पे उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, जब तक हम और हर किसी को दी हुई है, हर स्टेक होल्डर को दी हुई है, हाँ, कस्टमर को भी दी हुई है, ब्रोकर को भी दी हुई है, इन्वेस्टर को भी दी हुई है और डेवलपर को भी दी हुई है। सही है। अगर तो देखें हमारी यही और हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हमारे पास हम क्या करते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट में हमने जैसे सबमिशन कराई, हम अपनी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। छोटे शहरों में तो ये भी नहीं हो रहा होता। तो एक तो सबसे पहले हमें एक सेंट्रल बॉडी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें जैसे आपने कहा, अगर आप चाहते हैं आप उसमें नैब या FIA के ऑफिसर्स को बिठाएं जो साथ साथ लोगों का प्रीवियस प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको अगली इजाज़त मिले। दूसरा, इमार जैसा प्रोजेक्ट, इमार जैसा इदारा जो शेख मोहम्मद का अपना इदारा है, उसको इजाज़त नहीं है कि 45 दिन से पहले दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। ये भी मैंडेटरी है वहाँ पे कि आप एक टाइम पे 5-5 प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उसको बेचें, उसके बाद अगला लॉन्च करेंगे आप। सो इस तरह के कुछ गुजारिशात अगर हम यहाँ पे सारे अपनी अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के उनको रीस्ट्रक्चर करें। आप रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाना चाहते तो फिर LDA को एम्पावर करें। आप इन रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को एम्पावर करें कि ये ना सिर्फ नक्शे के अप्रूवल की जिम्मेदारी लें, ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की भी जिम्मेदारी लें। इस तरीके से कस्टमर की प्रोटेक्शन होगी। दूसरा जो आपने बात की, आपका सवाल था कि जी फाइल्स जी इस टाइम पे लोगों की फंसी हुई हैं, उसमें भी देखें हम एक हद तक जोर लगा सकते हैं। एज डेवलपर हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है। उसमें पहला जो कंसर्न है ये है कि फाइल्स को रोका जाए जी। मैं अपने बिजनेस वाले दोस्त भाइयों के अगेंस्ट ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। जितने भी लोग माशाल्लाह अच्छा काम करने वाले हैं उनको फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। अपने प्लॉट्स जितने अथॉरिटी से अप्रूव हुए हैं उनको नंबर लगा के बेचें, और कस्टमर को भी ये सजेशन है कि वो फाइल्स मत खरीदें, वो प्लॉट खरीदें। लेकिन वो एस्प्रो वाली जो बात आपने की, अगर आप उस पर चले जाएंगे तो उसके बाद तो फाइल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपको पहले लैंड शो करनी पड़ेगी, बल्कि उसकी 40% डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको बेच सकेंगे। तो वहां पर फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जी। और बेच ही नहीं सकेंगे आप। तीसरा सर, आपने कंस्ट्रक्शन की बात की है। कंस्ट्रक्शन दी मैंने 2022 में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। आज मैं उसकी फिनिशिंग पे गया हूँ तो मेरी कॉस्ट तकरीबन 100% इंक्रीज़ हो चुकी है। 160 रुपये पे मैंने स्टील स्टार्ट किया था, आज 260 रुपये का रेट है। डिलीवरी की बारी आई है, कस्टमर को जब हम हैंडिंग ओवर पे आए हैं तो इस टाइम इंटरनल कॉस्ट 100% इंक्रीज़ हो चुकी है। इस स्टेज पे इस कॉस्ट के साथ, इतनी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के साथ कोई भी डेवलपर अपने कस्टमर को ठीक चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ों पे बड़े सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और उसकी जो, अगर आप बैक ट्रैक करें इसको, मैं जब हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने अपने फाइनेंस की टीम बिठाई हुई थी। हमने 2022 का 2023 का डेटा निकाला। 2022 में जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की कलेक्शन है FBR की, वो 150 अरब की है। 2023 में भी इनकी कलेक्शन 150 अरब की है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्शन आधी हो गई है। अब वो प्रोडक्शन कैसे आधी हो गई है कि आप जो हम सवाल करते हैं ना बार बार कि इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं। जब आप रियल स्टेट को रोकेंगे तो कंस्ट्रक्शन रुकेगी, और कंस्ट्रक्शन रुकेगी तो इन फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन रुकेगी, और अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू सफ़र करेगा। हम ये आपसे सजेशन दे रहे हैं कि हम जो रिफॉर्म्स डेवलप करें, हम ये नहीं कह रहे टैक्स रिड्यूस करें, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, लेकिन आप रिफॉर्म्स के थ्रू करें और उसमें स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के ऐसे सॉल्यूशंस डिज़ाइन करें जिसके थ्रू आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो और कस्टमर और डेवलपर और ब्रोकर भी इसमें इफेक्ट ना हो। तो ये एक अगर हुकूमत पूरे का पूरा ढांचा बना ले, या बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सब यहाँ पर मौजूद हैं। आश्रम मेहताब साहब, ये तो खुद रियल्टर्स पर जो इस पर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कारोबार करने जा रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाती है। इस वक्त तो बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा, एक मरतबा फिर बेयकीनी की हुई है। पता ही नहीं चल रहा कि इस बिजनेस ने आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, नुकसान होना है, फ़ायदा होना है। लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छा आपने सब्जेक्ट छेड़ा है, क्योंकि अपना घर अपनी छत हर जोड़े का ख्वाब है। चाहे कोई भी गरीब है, गरीब से यानी लोअर मिडिल क्लास का है, या गुर्बत की लकीर से नीचे भी ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि मेरा घर, मेरी छत होनी चाहिए। चाहे वो 1 मरले का हो, 2 का हो, 3 का हो, अपनी हैसियत के मुताबिक हो। इस वक्त भी पिछले अगर 10 साल की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ घरों की शॉर्टफॉल है, और इसको अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 10 से 12 लाख घर जो है वो चाहिए, हर सूरत में चाहिए। लेकिन यही वही बात आ जाती है कि अफोर्डेबल नहीं है। जिस तरह से ये सोसाइटियाँ बनी, अब ऐसी ऐसी जगह पे सोसाइटियाँ बन रही हैं कि जहाँ पे जो उसका रेट है वो किसी सूरत भी वो बन नहीं सकता। जितनी मर्जी डेवलपमेंट दिखा लें, अच्छी कर लें, जो भी, लेकिन ले रहे हैं वो। और वही बात आ जाती है कि सब अच्छा अच्छा दिखा के तो फिर लोगों को लूटने की बात कीजिए। आप नैब की बात की, आपने LD की बात की, तो ये कोई अथॉरिटियाँ नहीं है। नैब की बात करें तो ये उस वक्त आता है जब घर को आग लग के राख उसकी उड़ चुकी होती है। मतलब जब लोग कोई सैकड़ों की तादाद में एक सोसाइटी में लुट चुके होते हैं,
तो फिर वो सैकड़ों की तादाद में वहाँ जाते हैं, दरखास्तें देते हैं, तो उसके बाद वो हरकत में आता है नैब जो है। ये कोई हल नहीं है, सही हल बात नहीं है। है इसका हल ये है कि वेरी फर्स्ट डे से, जैसे भाई ने कहा कि वहाँ पे जिन मुल्कों की बात की गई वहाँ पे रेगुलेटर और कवानीन इस तरह से, पॉलिसियाँ इस तरह से बनाई गई कि वहाँ पे वो जो इन्वेस्टर है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। अब वो तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे नहीं है अभी भी। बड़े बड़े नाम आप उठा के देख लें, अब भी इस वक्त जो टाइकून है इस सेक्टर के, उनके अंदर भी इतने इतने बड़े स्कैम हैं जो कि दबे हुए हैं। वो किसी वजह से वो उनके एफिलेशन कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों के साथ है। इसी तरह से उनके जो है ख़ुद वो इतने ताकतवर हैं, कहीं बैठे हुए हैं, वो अवानों में भी बैठे हैं, कहीं और हैं, कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। क्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए। अगर है जहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हो रही है, अगर नहीं हो रही तो फिर यही अच्छा, होगा। आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है या इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चलेगी, बढ़ेगी, कम होगी, कारोबार बढ़ेगा, कम होगा, क्या नज़र क्या आ रहा है आपको? अभी जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं ना, जिस तरह से स्टेगनेट हो गई है सारी मुआशरत और सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुझे अगले 10 साल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं नहीं समझता कि जिस तरह से 2020, 21, 22 में इसके ऊपर बूम आया था, या शौकत अजीज जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा बूम आया था। हमारी जो इंडस्ट्री थी इसी वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी कि उन्होंने अभी आपको लग रहा है कि ये ठहरेगा? ये अभी इसमें पीक पे पहुंच गया, एक पीक पे पहुंच गया है। अब इसको थोड़ा सा पर इन्वेस्टमेंट मजीद कैसे आनी और है, क्या होना है? इसको थोड़ा सा जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे, इसमें आगे जो है जाने का रेगुलेट नहीं करेंगे। वही कम मेजर साहब है, वाली नीचे बात, आने जो वाली बात बात है। मेजर साहब ने शुरू की थी, वही बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर वही सवाल है, हम सब जो बैठे हुए हैं, कोई ना कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके उनका फ्यूचर है क्या? मजीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट के बिज़नेस के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मेरे आपने कि हम सब के जो घर बनने हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है, IMF ये कह रहा है कि आप रियल एस्टेट के ऊपर कोई इजाफी टैक्स लगा दें। इस पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो तो पहले से ही लगा हुआ है। आप एक मखसूस मुद्दत के अंदर एक प्लॉट लेते हैं, वो 3 साल, 5 साल, 7 साल जब भी बेचते हैं उसके ऊपर आपको एक इजाफी टैक्स देना पड़ता है, जो भी इजाफी रकम आप हासिल करते हैं। अब भी बात की जा रही है 5 करोड़ तक 3%, 7 करोड़ तक 4%, 10 करोड़ पर 7%, कुछ टैक्स ये लग जाएंगे, कुछ DC रेट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा। और हम जो जायदाद को कारोबार की तरह लेंगे तो उसको जब इसको, तो वो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये डबल टैक्सेशन की तरफ चले जाएंगे, इस किस्म की सूरत हाल बन जाएगी। ये ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसे में मेजर साहब, क्या आगे बढ़ने का तरीका क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपकी सपोर्ट करूं कि जनाब रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या मैं लोगों को रोकूं कि नहीं ये काम ना करो, क्योंकि इससे सरमायाकारी आती है। बाहर बैठे हुए लोग पैसा भेजते हैं, यहाँ नहीं भेजेंगे दुबई भेज देंगे, दुबई नहीं भेजेंगे कहीं और भेज देंगे, हर जगह पे खुला हुआ काम। क्या करूँ मैं? मेरा ख्याल है कि मैं जितने जो हालात हैं उनकी वजह से परेशान तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। दो वजूहत हैं। अगर दो तरह से हम आगे बढ़ने के लिए जो है ना कुछ अपने पैरामीटर तय कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये बिज़नेस जो है ना वो चलता रहेगा। नंबर 1, जो टैक्सेस हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र का ख़र्चा है वो अनबेरेबल हो जाए। सही। ट्रांसफ़र का ख़र्चा, वो जो आपका कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस होती है, उसको हमने अगर एक रीज़नेबल लिमिट तक रखें, जायज़ लिमिट तक रखें, तो कारोबार भी होता रहेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल एक कनाल के प्लॉट के ऊपर अगर 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र का ख़र्चा है तो हो सकता है 5 ट्रांसफ़र हो, और अगर वो ख़र्चा आप 5 लाख कर दें तो हो सकता है 25 ट्रांसफ़र हो जाए, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा ट्रांसफ़र की वजह से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अच्छे अदारे हैं यहाँ पर एक महीने में 100-125 ट्रांसफ़र होती थी, जो कि अभी 10-15 पर आ गई। मुझे दोस्त बताते हैं, बाकी छोड़े, मैं DHA की मैं स्क्रीन पर बात कर रहा हूँ। DHA में कहते हैं रश पड़ा हुआ होता था, आपका टोकन नहीं मिलता था, सैकड़ों लोग बैठे होते थे, वो 100 से नीचे आ गए, तो नुकसान तो हुआ ना सारा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कम मिलना शुरू हुआ। एग्जैक्टली। और हम उनको बार बार ये बावर करा रहे हैं कि भाई देखो, ज़्यादा टैक्स लगाने से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गवर्नमेंट को उल्टा नुकसान होगा। टैक्सों को एक रीजनेबल सतह पर रखें, बल्कि जो मौजूदा लेवल है उसको भी कम करें, लोगों को इनकरेज करें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, और फिर एमनेस्टी भी डिक्लेयर करें, ताकि जो हिडन पैसा पड़ा हुआ है, जो ऐसे बोरियों में बंद करके या दुबई और बाहर के मुल्कों में ले जाने के लिए लोग तैयार बैठे होते हैं, उसको जो है ना करें। और प्लस जिस तरह हमने पहले कहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे मशरूम जो ग्रोथ है सोसाइटीज़ की, उसको रुकना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की वजह से है।
जो कुछ बन गया हम अगर इसको अच्छे तरीके से संभाल लें और अच्छे तरीके से इंश्योर करने के लिए डिलीवरी अच्छे तरीके से इंश्योर करने के लिए डिलीवरी लोगों तक पहुंच जाए और वो अपनी छत बनाने के काबिल हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर टैक्सेशन को मुनासिब कर लें, रेगुलेटरी स्टार्टी को बना लें और गैर कानूनी स्कीमों को हम रोक लें और लोगों को डिलीवरी इन टाइम दें, ये कारोबार इंशाल्लाह ताला पे करेगा और आइंदा मेरी रीडिंग है कि जिस तरह से बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों की इंशाल्लाह ताला कारोबार बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सेविंग होगी और वो सेविंग सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट में जाएगी। ना वो स्टॉक का काम कर सकता है जो 95% तबका है, ना वो कम्योडिटी का काम कर सकता है, ना ही उन्होंने डॉलर में पैसा रखना है। उनकी ख्वाहिश होती है कि 2 मरला 3 मरला मैं प्लॉट ले लूं, वो ट्रेंड जारी रहेगा। सिर्फ हमें इसके कंफर्टेबल करने की जरूरत है, गवर्नमेंट हार्ड टैक्सेशन से बचे और हमें कंफर्टेबल कर रहे हैं ये कारोबार आगे। अशरफ मेहताब साहब, मेरे सामने बड़ा मुकदमा बड़ा अच्छा पेश किया, उन्होंने कहा जी टैक्सेशन कम से कम होनी चाहिए, टैक्स कम से कम लगाएं। दूसरी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। हम इस वक्त भी अगर देखें तो महज़ब जदीद ममालिक जो हैं वो टैक्स टू GDP में 30% से 40% तक पहुँचे हुए हैं। हम कहाँ, अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे कि मैं इनको 10% पे ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, मैं सब की बात माने ना माने, बात तो माननी चाहिए। देखिए जहाँ पे बेहतरी आनी चाहिए वहाँ पे जो अगर कोई अच्छी तजवीज़ है तो देनी चाहिए, लेकिन असल मसला हमारे यहाँ पता क्या है, हुकूमत क्यों इनके पीछे पड़ गई है? इसलिए पड़ गई कि हमारी जो बहुत सी सोसाइटी हैं ताकतवर लोगों की, ख़ास तौर पे उनके अंदर ही फाइलें ट्रांसफ़र होती हैं, अंदर ही उन्हीं को फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं जा रहा। ख़ास तौर पे इनकम टैक्स की सूरत में मसलन मैंने कोई 20 फाइलें लेके रखी हुई हैं घर के अंदर, तो मैं अंदर से वहीं जाके ट्रांसफ़र करा लूँगा, ना मैं उसकी रजिस्ट्री कराऊँगा, ना मैं अपने आप को फाइलर बनाऊँगा, रजिस्टर करूँगा। तो उसकी वजह से फिर वो जो हमारा पैसा है वो रुक गया हुआ है, स्टेगनेंट हो गया हुआ है और रियल स्टेट गवर्नमेंट को नजर नहीं आता, फाइलों के ट्रांसफर में नजर नहीं आता। अगर जिस तरह से इन्होंने लेकिन स्टेप लिया था और मेरे साथ जो बात की वो बड़ी जबरदस्त है, उनका फाइलों का काम होना ही नहीं चाहिए। फाइल प्लॉट होना चाहिए, प्लॉट की मलकियत शिफ्ट होनी चाहिए। ट्रांसफर तो होंगे ना, फाइल तो फिर भी अभी तो खैर मौजूद है ना, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अभी तो मौजूद है। फाइल तो उसकी फिर भी बनेगी चाहे वो प्लॉट हो, क्योंकि कागजात होंगे तो ट्रांसफर होगा ना। नहीं सर, फाइल में और प्लॉट में फर्क है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जो सिर्फ कागज दे के आपसे पैसे लेते वो नहीं, जो प्लाट की फाइल बनती है उसको कहीं पे ये रजिस्टर होना चाहिए। इस वक्त जो है वो अरबों खरबों जो रुपए हैं इस वक्त जो है वो अंदर खाते पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी खाते में नहीं है, वो उसमें रजिस्टर नहीं। नंबर 2 है आउटसाइड सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइज यानी जिस तरह से अभी एनओसी लेके आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते थे, जब आप अपनी रजिस्ट्री करवाएंगे तो यकीनी बात है गवर्नमेंट के खाते में आएगा, वो गेन टैक्स तभी देंगे ना, या बाकी चीज़ें हैं वो तभी देंगे। अगर वो उसी के अंदर ही सर्कुलेट करती रहेंगी फाइलें तो हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? वो मार्केट उनको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टी सोसाइटियाँ हैं या डेवलपर हैं या जो भी है उनकी फीसें जाएंगी, वो अंदर ही उनके ट्रांसफ़र होती रहेंगी। ये इस तरह की एक नहीं, लाखों नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा फाइलें हैं जो कि जिसका पता ही नहीं है कि किसके घर में कितनी पड़ी हुई है, कहाँ पर क्या है। मेरा एक दोस्त है, वो इसी डिफेंस के अंदर ही उनका रजिस्टर वो है, एजेंट है। उसने मुझे जब एक इंकशाफ किया, मैं सुन के हैरान हो गया, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका मसला है। उसने बताया जी एक सेक्रेटरी रिटायर है, वो कहते हैं 54 अरब रुपया मेरे पास है और वो चाहता है कि मैं डिफेंस के अंदर प्लाट लूँ, वो इसी सोसाइटी में जाके खरीदूँ फाइलें अपनी, तो आगे मुझे तो कोई पकड़े ही ना, मुझे कोई ऐसे हो ही ना। तो इस तरह की ब्लैक मनी का रुख फिर उस तरफ होता है जहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता, सारे का सारा पैसा वहीं पर जाता है जहाँ पे वो अपने आप को सेफ समझता है इन्वेस्ट करने वाला। इसी तरह से एक और मिसाल देता हूँ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये लेती है टैक्स डेवलपर से, बिल्डर से और जो प्रॉपर्टी एजेंट्स है। ये इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जी हम वहाँ वो एक खास तबका है वहाँ पे जाके कोई उनसे बात करें, कोई प्लानिंग करें, वहाँ से भी कोई टैक्स मिल जाए। अभी वो टाइम लेके वहाँ गए और जाके उन्होंने बात की तो उसको बंद कर लिया उन्होंने, और वो बंदा छुड़ाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किलों से पता नहीं कहाँ कहाँ सिफारिशें करके उन्होंने वो बंदा छुड़ाया और वो बंदा जो है अपनी नौकरी पे वापस आया। तो ये मसाइल है। नहीं ऐसा नहीं मैं कह ये मसाइल हैं और रिकॉर्ड है, मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये देखें, ये पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो फिर किसी को आप ये नहीं ना देखेंगे ना, फिर एक जैसी पॉलिसी होगी ना, यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी तो वो बननी भी चाहिए। कारोबार को शफाफ होना चाहिए, ये ना हो कि करोड़ों अरबों रुपए लेके लाखों रुपए लोगों के वो भाग जाए, उसके बाद नैब आ जाए, उसके बाद वो आ जाए, फलां आ जाए। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा शफाफ बनाए इसको जितना भी हो सके, और टैक्स जो बनता है वो देना चाहिए। और अभी थोड़े दिन पहले दादोशुमार जो जारी हुए थे उसमें ये बताया जा रहा था कि DHA की तरफ से या
जितना टैक्स जमा करवाया जाता है वो एक मिसाली, मैं तो हमेशा तारीफ इसलिए भी करता हूँ कि आप अभी तक वहाँ पर आपकी महफूज है, कहीं किसी भी दूसरी जगह की निस्बत सबसे ज़्यादा जो महफूज आपको उन्हीं की कंसिडर होती है। महफूज है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे अभी भी जो सिस्टम मौजूद है वो कहीं और नहीं मिलता, तो लिहाजा हम सिर्फ तनकीद की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव पहलू होते हैं, आम इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं चला जाता। लेकिन एक और चीज़ कामरान साहब हो जाती है, मैं ये देख रहा था, हम सेचुरेशन पॉइंट की बात कर रहे थे, DHA था, DHA के साथ आगे और सोसाइटीज़ इधर उधर सारी की सारी बनना शुरू हो गई। फिर DHA के डेवलपर्स जो थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर वो सामने आए, उन्होंने स्मार्ट सिटी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने करना शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी से भी फारिग नहीं हुए थे, पूरे शहर में आगे अर्बन की एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई, धड़ाधड़ फाइलें बिकना शुरू हो गई। वहाँ से भी हम निकले थे तो रूडा बीच में आ गई, रूडा ने मेट्रो सारे का सारा, मेट्रो की जो एडवर्टीजमेंट की गई, आम बंदा समझता पता नहीं मुझे बिल्कुल ये शाही किले के पास, शहर के पास सारा करीब मिल रहा है, सारा दरिया रावी के ऊपर मिल रहा है। ये हम सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच गए, इतनी सोसाइटियाँ। सर अब इसमें जो हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी, ये वहीं पे ही बात दोबारा पहुंची है कि ये अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन तो रेगुलेटर ने देनी है। सही। अल्टीमेटली आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि हमारी जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो हर साल की टोटल कैपेसिटी ऑफ प्लॉट्स इशू करें। ये हमें इस साल 2023 में 2024 में 25,000 प्लॉट्स या 50,000 प्लॉट्स की लाहौर को ज़रूरत है, 5,000 अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। जब आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ग्लोबली देखते हैं, उनकी अर्बन डेवलपमेंट पहले 15-15 साल के लिए प्लान होती है और उसके अंदर वो हर साल का प्लान देते हैं कि हमारी हाउसिंग नीड इतनी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड इतनी है। ये प्लानिंग जब तक नहीं होगी उस तरीके से तो कोई भी आएगा डेवलपर, वो आके बताएगा 2000 कनाल का अप्रूवल लेगा। 2-3 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई हुई हैं और ये पॉलिसी से ही ठीक होंगी, ये रेगुलेटर के आने से ही ठीक होंगी और रेगुलेटर के इफेक्टिव होने से ठीक होंगी। एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है ये। जो टैक्स वाला प्रॉब्लम है वो भी गवर्नमेंट ने ही बेहतर पॉलिसी बनानी है, लेकिन उसने हमें साथ बिठा के बनाई तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बेहतर चीज़ बनती है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप टैक्स रिड्यूस करें। मैं ये पहला पॉइंट आपका पहले कवर कर लूँ कि जो आप नंबर ऑफ फाइल्स और नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, ये भी तो अल्टीमेटली जी रेगुलेटर ने कंट्रोल करना है। अब एक बंदे को इतनी आज़ादी मिली हुई है कि वो 1 लाख फाइलें, मैं ऐसे डेवलपर्स को जानता हूँ जिनकी 1-1 लाख 1.5 लाख फाइल मार्केट में इस टाइम आई हुई है और 100 फाइल का एक पैकेट होता है, वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। मतलब अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमारे पास होता है। इसको कर्टेल करने के लिए रेगुलेटर ने ही अपना एफिशिएंसी शो करनी है। हमें साथ बिठाएं, एक कमेटी बनाएं, हर साल का अब 24 आया जी, 24 की डिमांड जनरेट हो, वो डिमांड DCOs दें, वो डिमांड ACs जनरेट करें, वो हर जगह की कैपेसिटी को कैलकुलेट करके रेगुलेटर को दें कि मुझे इतनी जी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास अर्बन डेवलपमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट है। ये करके वो फिर डेवलपर्स को अलाउ करें कि भाई आपकी लैंड के हिसाब से इतने प्लॉट्स आप इशू कर सकते हैं। ये बड़ी डॉक्टर साहब बड़ी वाज़िया और सादा सी बात कर रहे हैं। और मैं सब और अशरफ मेहताब साहब, मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारी जितनी अथॉरिटीज़ हैं ये बिल्कुल सादा सी बात क्यों नहीं समझते, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ कायम भी हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक हसरत मौजूद हैं, डॉक्टर कामरान फजल मौजूद हैं, अशरफ मेहताब मौजूद हैं। और मैं सब की बात कर लूँ, कामरान साहब की बात कर लूँ तो मुझे यूँ लग रहा है, अभी एक फ़िक्रा बड़ा अहम कामरान साहब ने कहा था, वो ये था कि हम टैक्सेस से नहीं भागते, टैक्सेस देने से भी नहीं भागते। और मेरे सामने एक बड़ा फ़िक्रा अभी ब्रेक में मुझे कह रहे थे कि हमारा असल मसला ये है कि हम फ्रॉड से बचना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। तो इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। इन लाइंस के ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए, कुछ इदारे बनने चाहिए। अशरफ मेहताब दुरुस्त कह रहे थे, नैब तो उस वक्त सामने आता है जब बेड़ा गर्क हो गया होता है, जब लोग जो है चीखें मार रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि हमारी कमाई लूट गई, उस वक्त नैब बीच में आता है। फिर नैब का रोल मुझे माजी में, मैं उससे भी इतना ज़्यादा कोई सेटिस्फाई नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे निकलवाए, लेकिन बाकी जो कुछ हुआ, ईडन वालों को ही आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कितने देना चाह रहे थे और कितने आए। ये बहुत ही अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मेरे साहब, इन द एंड अगर हम कंक्लूड करने की तरफ जाएं तो मैं कामरान साहब से सबसे पहले पूछूंगा कि क्या करें फिर। अब एक तो इदारा बन गया, बनना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए और फ्रॉड से बचना है। ये कौन करेगा? पंजाब हुकूमत करेगी, वफाकी हुकूमत करेगी? सर देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इस टाइम पे प्रोवेंशियल हो चुका है, तो आइडियली तो आपको एक प्रोवेंशियल अथॉरिटी ही बनानी पड़ेगी। लेकिन उसमें जो ज़रूरी बात थी, एक पॉइंट सिर्फ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा
हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं। टैक्सेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द टैक्सेस है क्या असल में? ये हमारा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। जिस तरह गवर्नमेंट को आप एक इदारे के तौर पे देखें तो वो रेवेन्यू कलेक्शन करता है। वो रेवेन्यू कलेक्शन आना कैसे है? जितनी दफ़ा आपकी ट्रांजैक्शन होगी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और वो ट्रांजैक्शन में जब हम बात कर रहे थे कि आप टैक्स को रिड्यूस करें, वो टैक्स के रिड्यूस, हम टैक्स रिडक्शन की बात नहीं करें, हम एडवांस टैक्स को, हम शरह को कम करने की बात करें। उससे क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होंगी। वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने से आपका ओवरसीज पाकिस्तानी डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। नाउ दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट। मैं अभी 2 हफ्ते लगा के और उसको प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो करेगा जी, डेफिनेटली। अब उसके पास ऑप्शंस खुल गए हुए हैं ज़्यादा। मैं सर अभी आपको बताता हूँ कि मैं 2 हफ्ते अभी कतर और दुबई में लगा के आया हूँ। हमारे वहाँ पे, बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट साउथ पंजाब में है, तो ज़्यादातर जो हमारा डायस्पोरा है वो साउथ पंजाब में बैठा हुआ है। मैं उन लोगों से मिला हूँ, तकरीबन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने पिछले 2 साल से पाकिस्तान में सिर्फ ज़रूरत के पैसे भेजे हैं। ग्रुप्स बन चुके हैं वहाँ पे, जो इरिवर्सिबल डैमेज होने जा रहा है। ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये आपको जो रेमिटेंस का ग्राफ है वो कितना गिरता नजर आएगा अगले सालों में, क्योंकि लोगों को कोई सोल्यूशन पाकिस्तान से मिल नहीं रहा। उसकी प्रॉपर्टी आधी हो चुकी है यहाँ पे, वो अगले पैसे भेजने को तैयार नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो बच्चे को कनाडा भेज रहा है, खुद भी कनाडा शिफ्ट हो रहा है, पोर्टुगल शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप बन के यूके शिफ्ट हो रहे हैं। अब इन दोस्तों के लिए कोई सोल्यूशन दें। और उसका पहला स्टेप क्या है जो हमने आज एफर्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो पहला स्टेप ये है कि टैक्स की शरह कम करें, ट्रांजैक्शन को होने दें, लोगों का ट्रस्ट विन करने दें, इंडस्ट्री का साइकिल चलने दें। इंडस्ट्री का साइकिल चलेगा, इकोनॉमी रिवाइव होगी, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें कलेक्टिव। बिल्कुल से अशरफ साहब, मैं पता है कि इन दोनों दोस्तों के साथ एक लड़ाई का मूड बना के बैठा हुआ था कि आप मेरी ज़राअत को खाते चले जा रहे हैं, आप मेरी इंडस्ट्री को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, कोई और काम कोई करता ही नहीं है, ये काम शुरू कर देता है। तो इन्होंने मेरी चीज़ों का जवाब तो खुद ही दे दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या करना चाहिए अब? मेरा तो ख्याल है कि सोसाइटी को प्लाट की कीमत का तयन करने का इख्तियार ही नहीं होने चाहिए। रेगुलेटर करे, वो देखे ज़मीन किस तरह की है, इसका माजी क्या है, और ये जो डेवलपमेंट का कह रहा है इसकी कैपेसिटी है भी कि नहीं। हमें दिखा के अच्छा हरा हरा आइडियल, तो प्लाट की कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा दे दी जाती है। इख्तियारात बढ़ाते चले जाएंगे, रिश्वत बढ़ती चली जाएगी। नहीं, रिश्वत तो कहाँ पे, किस महकमे में नहीं है? अभी भी है, अभी भी आप कह सकते हैं किसी महकमे में रिश्वत नहीं है। मकसद नीयत का है। अगर आपने कोई सही काम करना है, पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमारे 75 साल के अंदर, हमारे 75 साल के अंदर वो सजाएं नहीं मिली। राशि अफसरों को, राशि लोगों को वो सजाएं नहीं मिली। अगर वो आज भी मिलनी शुरू हो जाए तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ जमानत देने के लिए तैयार हूँ। प्रैक्टिकल बातें करें, इमरान खान साहब ने जो कर दी बातें कर दी, चलेगा। मुझे ये बताएं कि एक ताकतवर आदमी पाकिस्तान नहीं बन रहा, आपको बता रहा हूं, लॉन्च कर लेगा। आपने इसी पाकिस्तान में काम करना है, यही से रास्ता निकालना है। अच्छा, वो लोग उसकी अट्रैक्शन में चले जाएंगे तो मारे जाएंगे ना। हाँ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अमल भी तो तभी होगा। अब बैठे बैठाए थोड़ा अमल हो सकता है, या कहने से या दिखाने से तो नहीं होगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो रियल स्टेट सेक्टर है आपकी कई मुल्कों की जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप सुन के हैरान होंगे, इतना ज़्यादा मतलब ये सेक्टर की वैल्यू है कि वो कई मुल्कों की जीडीपी से ज़्यादा है। हो सकता है आपके मुल्क भी जीडीपी से ज़्यादा हो, लेकिन जो लोग ये फाइलें खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार वो जो इनकम आपने ली है, यार बता दो क्या फर्क पड़ता है उसमें कोई ईमानदारी का वो रेगुलेटर आ जाए। वो तो कह रहे हैं फाइलें होनी ही नहीं चाहिए। वो तो देखिए सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, तरफ जा रहा हूँ ना। हाँ। अगर वो ये सारी चीजें कर ले और टैक्स जो उनका इनकम टैक्स बनता है वो दे दें, तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों के ऊपर उसकी शराब भी 19% करने जा रहे हैं। आपके सामने है ना सेल टैक्स की। क्यों करने जा रहे हैं? कि उधर से टैक्स नहीं आ रहा, जरा से टैक्स नहीं मिल रहा, इधर से नहीं मिल रहा, रिटेलर से नहीं मिलता। तो इसका एक ही हल है कि ईमानदारी की तरफ आए। सब लोग ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करना है। अगर नहीं करना तो फिर ये सारा कुछ ऐसे फ्रॉड भी होते रहेंगे। डंडे के साथ आएंगे, वैसे डंडे के साथ आना पड़ेगा ना। कोई नहीं आता। मैं कहता हूँ कोई ताकतवर तबका, ताकतवर आदमी उठे और ये सारा कुछ कर दे एक दफा हम अपनी आंखों के सामने ये इंतखाब होता होता है। अमेरिका के बारे में कहते हैं कि एक फार्म हाउस के बारे में किसान बैठा हुआ था और एक बंदूक लेके बैठा रहता था। तो उसने कोई बंदा गुजरा, उसने कहा आप यहाँ पे रहते हैं, कैसा है आपके हमसाए, कैसे हैं, माहौल कैसे? उसने कहा मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं। उसने कहा अगर आपके हमसाए बहुत अच्छे हैं तो आप ये बंदूक लेके क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा मैं अपने हमसाए को अच्छा रखने के लिए। तो बहरहाल ये सारा कुछ मिल के चलता है। वैसे साहब इसको कंक्लूड आपने करना है सारी बात को। जी, मैं अपना नजम भाई, बड़ी ही इनलाइटेंड डिस्कशन हुई है यहाँ। एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट का जो है शोबा, इसको जारी सारी रहना चाहिए। इसमें बहुत भलाई है मुल्क की, इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, बशर्ते
कि जो FBR है वो हमारे नुमाइंदों के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे। आप देखो ना, हर सूबे में आपके जो है ना FBR के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हमारी आज तक कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये बजट से पहले उन्होंने क्यों नहीं बुलाया हमें? वो जो इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर साहब हैं, इतना ज्यादा टैक्स जनरेट करने वाले लोग हैं, कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। हमें बुलाएं, हम हमारे साथ बैठे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करके इनका को हल निकाल सकते हैं। ज्यादा टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा इनकम होगी, बिल्कुल नहीं होगी, खासतौर पर रियल एस्टेट में, क्योंकि ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगी, उनको नेट नुकसान होगा। एक तो यह है कि इसकी जो रीजनेबल लिमिट है उसको मेंटेन करें। नंबर 2 ये भी आप देखें कि तकरीबन 50 लाख खानदान जो है ना रियल एस्टेट के शोबे के साथ मुंसलिक है। 50 लाख यंग बच्चा जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, तो ये जॉब जो है इनको ज़ाया करने के लिए इस कारोबार को क्रश नहीं करना चाहिए, इसको जारी सारी। आप 50 लाख उस बच्चे को छोड़ें, मैं यहाँ से अपने दफ्तर से गुलबर्ग में बाहर निकलता हूँ, 7 अप का पुल है, उसके नीचे जो मजदूर बैठा हुआ है वो भी एक तरह से आपके साथ वाबस्ता है। वो जो रन करने के लिए अपनी साइकिल पे बुरश लेके बैठा हुआ है, जो तेसी कांडी लेके बैठा हुआ है, वो सारे के सारे आपसे वाबस्ता है। मैं उन 50 लोगों को 50 लाख को छोड़ दें जो आपका प्रॉपर्टी का काम बेच रहे हैं, ये जो बना रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये जो बात हम कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा कंसेंसस है कि ये जो तेजी कांडी वाला है, पेंट वाला है या डीलर है, सब के सब इस कारोबार से मुंसलिक हैं। इस कारोबार को जिंदा रखें ताकि ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है जिंदा रहे। टैक्स को कम रखें और कलेक्शन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। रेगुलेटर जो है ना बिठाएं ताकि रेगुलेट करें। जो फ्रॉडुलेंट स्कीमें हैं उनको जब आप डिस्करेज करेंगे तो जेन्युइन लोग रह जाएंगे। और एट द एंड मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की जो है ना फूड सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बचाएं, वर्टिकल एक्सपेंशन करें और आम आदमी को, गरीब आदमी को कम से कम 10 साल की किस्तों के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है ना कम्पटिशन दे। और उसके लिए चूंकि हमारे मुल्क के अंदर तो मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ को बैंक से लेके इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। फॉरेनर जो इन्वेस्टर हैं, जहाँ 1% और 2% जो है ना इंटरेस्ट है बैंकों का, उनको बुलाएं, उनको ज़मीनें दें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दें और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब तशरीफ़ लाने के लिए। अशर मेहताब साहब आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। कामरान फजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ जो समझता हूँ वो ये है कि जब बुरे हालात होते हैं तो आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी, उसको चाहिए वो बचत करे, पैसे को रोके, फजूल खर्ची ना करे, बस इधर उधर के चीज़ों में ना जाए, पैसे बचाए और अच्छे वक्त के लिए कमाने की तरफ जाए। लेकिन हुकूमतें इससे बिल्कुल उल्ट होती हैं कि जब हुकूमत पर बुरा वक्त आए, किसी रियासत के ऊपर बुरा वक्त आए, तो उस रियासत को चाहिए कि वो पैसे खर्च करे, वो पैसों की गर्दिश को बढ़ा दे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब यहाँ पर गर्दिश में आएगा तो उसके नतीजे में उससे टैक्स वसूल होगा, उसके लोग खुशहाल होंगे, वो बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक आम आदमी में और रियासत के तरीक़ाकार में यही फ़र्क होता है। और आखिर में मैं वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ से और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से एक बात कहना चाहूँगा। वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे रियल्टर्स जो हैं, हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो हैं, हमारे जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने वाले हैं, यार ये बड़े गलत लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, फ्रॉड करते हैं, जालसाजी करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं है। आज का आप मेरा प्रोग्राम सुने, इसमें जो तजावीज़ दी गई हैं उनको सुने, उनको जाने, किसी को बिठाएं, इसको सुनकर देखें। वो कह रहे हैं एक रेगुलेटर बनाएं, वो कह रहे हैं टैक्स को सही तरीके से वसूल करें, वो कह रहे हैं फ़ाइलों का कारोबार इस तरह ना होने दें, वो कह रहे हैं कि पहले जिसके पास ज़मीन हो वही आगे बढ़े और जिसके पास 40% तक वहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के पैसे हों या डेवलपमेंट करवाए वो आगे बढ़कर प्लॉट बेचे। ये जो खंबियों की तरह हमारी ज़राअत को खाते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री से निकल के सारे इधर आते जा रहे हैं, सबको वो पंजाबी का लफ्ज़ कहते हैं डक्का लग जाएगा। प्लीज़ इसको ज़ोर संजीदगी से देखिएगा। सियासी बहसें तो होती रहेंगी, ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।